So hello दोस्तों, welcome back to Atomic Study Hub. So today basically we are going to start one very important course of history, BHIC 106, Rise of the Modern West. So in this video basically we are going to cover full book block wise. Okay, so this course helps us to understand how Europe transformed from medieval and feudal society into modern world. We will study major social, political, economics and intellectual changes that shaped modern Europe. Okay, so as our book name is Rise of the Modern West first. Okay, so throughout this lecture we will understand first transition from medieval Europe to modern Europe, social and economic changes, Renaissance and Reformation, scientific revolution, commercial revolution, and rise of the modern state. So let's begin. As we have first block named feudalism and transition. Okay, so स्टूडेंट लाइक सबसे पहले हम समझते हैं फ्यूडलिज्म क्या है. व्हाट इज फ्यूडलिज्म? सो फ्यूडलिज्म एक ऐसा सिस्टम था जहाँ लैंड सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ पावर थी उस टाइम पे. ठीक है, लैंड मीन्स जमीन. तो उस टाइम पर जो जिसके पास जमीन होती थी ना, उसके पास अथॉरिटी और वेल्थ भी होता था. सोसाइटी के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से थे कि सबसे ऊपर जो होता था, सबसे ऊपर किंग हुआ करता था. ठीक है, सबसे ऊपर किंग हुआ करता था. फिर उसके बाद जो होते थे, उसके बाद लॉर्ड हुआ करते थे. ठीक है, जो किंग थे, अब किंग जो थे बेसिकली वो अपनी जमीनें लॉर्ड्स को या फिर नोबल्स को जो थे दे दिया करते थे. और नोबल्स क्या करते थे, अपने एरियाज को पे कंट्रोल क्या करते थे. ठीक है, एरियाज पे कंट्रोल करना और फिर वहाँ से जो भी चीज़ें कोई कर है, कोई टैक्सेस वगैरह हैं, तो वो कलेक्ट करना और वो राज्य तक पहुँचाना, किंग तक पहुँचाना उनका काम हुआ करता था. और उनके नीचे आते थे नाइट्स, जिनको कि हम सेनेट भी कहते हैं. ठीक है, जिसमें सेना वगैरह हो गए, वो आया करते थे. और सबसे नीचे कौन हुआ करते थे? सबसे नीचे हुआ करते थे पेसेंट्स और सेर्फ होते थे. ठीक है, जिसमें कि बेसिकली कौन आते थे? जो किसान होते थे, जो बिल्कुल ही लोअर क्लास लोग हुआ करते थे. ओके, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सिस्टम खत्म कैसे हो गया, है ना? ये सिस्टम खत्म कैसे हो गया? तो यूरोप में एग्रीकल्चर जो थी ना, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम आ गई. ठीक है, पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लग गया. जो ब्लैक डेथ जैसी डिसीज ने सोसाइटी को इफेक्ट किया. ठीक है, ट्रेड और सिटीज ग्रो होने लगे. ठीक है, पेशेंट जो थे, मूवमेंट भी इंक्रीज हुए. रिजल्ट ये हुआ कि जो फेडरलिज्म था, फेडरल सिस्टम, वो ग्रेजुअली वीक होने लग गया. ठीक है, और मॉडर्न यूरोप की बिगिनिंग स्टार्ट हो गई वहां से. ओके, सो यहाँ हमारा जो है ब्लॉक 1 वो फिनिश होता है. ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट होता है ब्लॉक 2. ब्लॉक 2 क्या है? रेनेसेंस. सो फर्स्ट लाइक रेनेसेंस. अब हम आते हैं कि रेनेसेंस पर. रेनेसेंस का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहली चीज ये आती है ना, रेनेसेंस का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली रेनेसेंस का मतलब क्या होता है? रिबर्थ. ठीक है, रिबर्थ ऑफ नॉलेज. हाँ, यानी नॉलेज ऑफ लर्निंग, नॉलेज और लर्निंग का दोबारा से जन्म होना. ये मूवमेंट इटली में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, ये मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इटली में स्टार्ट हुआ था, जिसका की पीरियड क्या था? 14 to 16 सेंचुरी. ओके, सो सबसे पहले तो सोसाइटी रिलीजियस अथॉरिटी पर ज़्यादा डिपेंड करती थी उस टाइम पर.
ठीक है, जो रेनेसांस था वो क्या था, सबसे पहले उस टाइम पर सोसाइटी जो थी वो रिलीजियस अथॉरिटी पे ज़्यादा डिपेंड करती थी, लेकिन रेनेसांस के टाइम लोगों ने नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लाइक बिफोर जो था ना, लोग बेसिकली सारे लोग रिलीजियस से घिरे हुए थे। ठीक है, लाइक रिलीजन जो कहेगा वो उनको मानना है, उसी के हिसाब से उनको काम करना है, ये सारी चीज़ें हो गई थी। बट जबकि रेनेसेंस आया तो फिर क्या हुआ कि लोगों के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हुए, उनके माइंड के जो थॉट्स थे वो बदलने स्टार्ट हो गए। ठीक है, जिसमें कि ह्यूमनिज्म डेवलप हुआ। ठीक है, लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि ह्यूमन बीइंग भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसके उससे पहले क्या था, नॉर्मली लोगों को जो चीज़ें चर्च कहेगा ना वही चीज़ें करनी है, उन्हीं के हिसाब से रहना है, वैसा हो गया था। मीन्स अपनी कोई जिंदगी नहीं है, अपनी कोई लाइफ नहीं है, ऐसा हो गया था। बट आफ्टर रेनेसांस लोगों को रियलाइज हुआ, यार हमारी भी तो कोई ज़िंदगी है ना, इस टाइप से करके साइंस और एजुकेशन को इम्पोर्टेंस मिलने लग गई, आर्ट ऑफ एक्टिविटी ग्रो हुई। ठीक है, इस पीरियड में क्रिएट जो कि पर्सनैलिटीज थी वो भी आगे बढ़ के सामने आई। ठीक है, ये देखिए जैसे कि सबसे पहले क्या है, फीचर ऑफ रेनेसांस, अभी मैंने आपको बताया ना, ह्यूमनिज्म आया, साइंटिफिक थिंकिंग इम्प्रूव हुई। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म आया, लोगों को पता चला कि उनकी लाइफ है, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट आया, एजुकेशनल ग्रोथ हुई। ठीक है, और उन्हीं में से जो कि सबसे उस टाइम पे कुछ, हाँ, तो उस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज थी वो कौन कौन से थे। फर्स्ट थे लियोनार्डो लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, जिन्होंने अपने थॉट्स बताए। ठीक है, जिन्होंने मोनालिसा की भी तस्वीरें बनाई थी, और इवन जो द लास्ट सपर है वो पिक्चर भी इन्हीं ने पेंट की थी। ठीक है, दूसरे आते हैं मिचेल मिचेल गेलो। ठीक है, और थर्ड है दांते। ही वॉज अ फाउंडेशनल इटालियन पोएट बेस्ड, बेस्ट नोन फॉर राइटिंग द डिवाइन कॉमेडी, अ मास्टरपीस ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। ठीक है, तो ये तीनों ही बहुत लाइक स्पेशल पर्सनैलिटीज के रूप में उस टाइम पे सामने आए थे। दांते, ये देखिए, ठीक है, ये इनकी तस्वीर है, और ये जैसे इनको बताया, इनको देख के पता लग रहा होगा कि ये कौन है, ये लियोनार्डो दा विंची है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर देखें तो इम्पैक्ट ऑफ रेनेसांस का क्या प्रभाव पड़ा, तो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, राइज ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ये हमने पिछले वाले उसमें पढ़ा है ना, जैसे से पहले मैंने आपको बताया। तो रेनेसांस ने यूरोप को लाइक मेनली ट्रांसफॉर्म करके रख दिया था। ठीक है, ये मॉडर्न थिंकिंग की बिगिनिंग थी, है ना। यहाँ से लोगों के अंदर थॉट्स पैदा हुए, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगी। ठीक है, देन आता है ब्लॉक थर्ड में क्या है, रिफॉर्मेशन। अब रिफॉर्मेशन का मतलब मुझे लग नहीं रहा आपको बताने की जरूरत है। ठीक है, बट फिर भी रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट टू रिफॉर्म रिलीजियन। ठीक है, और उसका गोल क्या था, रिमूव रिलीजियस करप्शन। रिलीजियस करप्शन का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें, आज के टाइम पे नॉर्मली क्या हो रहा है हमारे इंडिया में, कि लोगों के अंदर क्या, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर क्या है कि एक अपने रिलीजन को लेकर के एक वो आ गया है। ठीक है, कि मेरा रिलीजन है तो वो सबसे ऊपर है, या जो कहा गया है मैं वही करूँगा, नो मैटर कि उसके लिए सच में उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिलीजियस करप्शन हो गया, कि आपको रिलीजियस के नाम पर दबा के रखा जा रहा है, इस टाइप से चीज़ें। ठीक है, तो अब हम रिलीजियस के एरिया में चेंज देखते हैं। रिफॉर्मेशन के मूवमेंट, जो रिफॉर्मेशन का मूवमेंट था, जो रिलीजियस रिफॉर्म के लिए स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जो रिफॉर्मेशन का मूवमेंट था किसके लिए स्टार्ट हुआ था, रिलीजियस रिफॉर्मेशन के लिए। तो उस टाइम जो चर्च सोसाइटी पर बहुत ही इन्फ्लुएंस रखता था। ठीक है, जो चर्च था ना वो बहुत ही इन्फ्लुएंस रखता था, कहाँ, सोसाइटीज में, नॉर्मल लोगों के बीच। लेकिन करप्शन और कुछ प्रैक्टिसेस की वजह से जो लोग थे ना वो क्वेश्चन पूछने लग गए, लाइक कि जबकि नॉर्मल सी बात है, जबकि रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई लोगों के अंदर
लोगों के अंदर बदलाव स्टार्ट हुए, लोगों को फील होना स्टार्ट हुआ, तो उनके अंदर क्वेश्चन आया। ठीक है, मार्टिन लूथर ने उस टाइम पे लाइक 1517 में चर्च को चैलेंज किया। ठीक है, मार्टिन लूथर वो व्यक्ति थे जिन्होंने चर्च को चैलेंज किया उस टाइम पर, उनके करप्शन के उसमें। ठीक है, अगेंस्ट कि जो आपके रूल्स हैं वो अच्छे नहीं है या फिर आपको चेंज करना चाहिए, इस टाइप से करके। कब किया उन्होंने? 1517 में। और उन्होंने 95 थीसिस प्रेजेंट की। ठीक है, उनका मानना था कि फेथ और बिलीफ जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो इस मूवमेंट में बेसिकली ये देखिए, ये मार्टिन लूथर थे। ठीक है, जिन्होंने 95 थीसिस दी। तो इस मूवमेंट के बाद जो थे क्रिश्चियनिटी में डिवीजन हुआ। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में डिवीजन कैसे हो गया कि उसके ना दो पार्ट बन गए थे। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप पढ़िएगा बाद में कि इसमें दो पार्ट हो गए थे। तो एक तो से प्रोटेस्टेंट जो कि प्रोटेस्ट के मतलब कर रहे थे, यानी कि मार्टिन लूथर के साथ थे, और दूसरे थे जो कि चर्च के साथ थे। ठीक है, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, बट यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो गया था चर्च। ठीक है, तो इस मूवमेंट के बाद क्या हुआ? क्रिश्चियनिटी में डिवीजन हुआ और रिलीजियस अथॉरिटी में चेंजेस आए। ठीक है, और ये मूवमेंट फ्यूचर नेटलिज्म और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को भी इन्फ्लुएंस करता था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना कि लाइक जब लोगों के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हुए, जब चर्चेस भी दो भागों में बट गया, तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बुक पढ़ने के बाद कि बाद में जाकर जो थे ना, जो पहले के जो उनके जो नॉर्मल जो चर्चेस थे, ठीक है, उन्होंने भी अपने अंदर चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए। जब उनको फील हुआ कि नहीं हमारे लोग तो छोड़ के जा रहे हैं हमें, तो उन्होंने अपने अंदर भी चेंजेस किए, बदलाव किए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा जो कि ब्लॉक है वो है ब्लॉक नंबर 4, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो अब हम आते हैं लाइक साइंटिफिक रेवोल्यूशन पे, है ना। साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने दुनिया देखने का जो था ना वो अप्रोच ही बदल के रख दिया, दुनिया देखने का नज़ारा ही बदल के रख दिया। यानी कि सिंपल सी बात है, पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि लोगों के अंदर ऐसा थॉट था। मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया में रह रहा हूँ, तो मेरे लिए जो है ना, मुझे पता है कि इंडिया जो है एक कंट्री है, बट उस टाइम के हिसाब से मेरे लिए जो था ना, इंडिया ही वर्ल्ड का काम करता था। यानी वर्ल्ड की जगह वर्ल्ड नहीं था, इंडिया था। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। और वहीं कुछ लोगों के थॉट्स ये भी थे कि जो वर्ल्ड है ना, वो दुनिया जो है, दुनिया चपटी है ना। दुनिया जो है वो लाइक सर्कल नहीं है। उनको पता ही नहीं था कि मतलब दुनिया गोल है क्या है नहीं है। उनके लिए क्या था? दुनिया चपटी है, अगर वो ज़्यादा दूर चले गए ना तो गिर जाएंगे। इस टाइप से करके उनके अंदर थॉट्स आ गए थे, तो वो चीज़ें बदल गई। ये कहने का मतलब है यहाँ पे। तो पहले लोग जो थे ना वो अथॉरिटी और ट्रेडिशन पे ज़्यादा बिलीव करते थे, मैंने आपको जैसे भी बताया। सो अब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट जो थे वो इम्पोर्टेंट बनने लग गए थे। यानी अब लोग जो थे ना वो अपनी आंखों से देख करके एक्सपेरिमेंट करके पता लगाना चाह रहे थे क्या ये सच में सही है। ठीक है, और अगर देखें तो कॉपरेंसेंस ने बताया, जो कॉपरेंसेंस थे उन्होंने बताया कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। ठीक है, तो अर्थ जो थे वो ये रहे ना, कॉपरेंसेंस ने बताया कि अर्थ जो है ना वो यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। लाइक बेसिकली पहले क्या बताया जाता था ना कि जो दुनिया है, यानी कि जो कि ये अर्थ है हमारा, पृथ्वी है, ये ही पूरे संसार का, पूरे यूनिवर्स का सेंटर है। लेकिन जब अभी हम जानते हैं ना कि सोलर सिस्टम में क्या है कि 9 वो हैं प्लैनेट्स है अलग अलग, और बीच में क्या है? बीच में नॉर्मली सन है जिसके सभी चक्कर लगाते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। तो ये चीजें बदली गई। ठीक है, लोगों के अंदर ये बदलाव आया। और गैलीलियो ने क्या बताया? गैलीलियो ने ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट किया। ऑब्जर्वेशन नहीं की चीजों को देखो परखो। ठीक है, ऐसे विश्वास मत करो अंधों की तरह, देखो परखो जानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन ने मोशन और
साइंटिफिक लॉज के बारे में एक्सप्लेन दिया, ठीक है, जो जिसको हम न्यूटन का लॉ भी कहते हैं, तो ये इन्होंने बताया, ठीक है। और अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो कपेंसेंस थे उन्होंने हेलियोस हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, गैलीलियो ने साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन दिया, न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिया, है ना। सो साइंटिफिक रेवोल्यूशन का जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन था ना, वो था क्वेश्चन पूछना। सिंपल सी बात है। जो इसका क्या जो मतलब क्या था इसका, साइंटिफिक रेवोल्यूशन का मतलब क्या था कि क्वेश्चन पूछना है भाई। अगर क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना, आप समझ नहीं पाओगे। अगर सिंपल सी बात, अगर आप क्लास ले रहे हो, सामने से टीचर आपको बताया जा रहा है, उसमें से बहुत सारी चीज़ होती हैं आपको समझ आ रही होती है, बट बहुत सारी चीज़ ऐसी भी होती हैं जो आपको समझ नहीं आ रही। बट अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना उस टाइम, तो निकल जाएगा। अगर वो टाइम निकल गया एक बार, फिर तो भूल जाओ कि आप वो वापस समझने वाले सेम तरीके से, है ना। तो बाद में प्रॉब्लम आएगी आपको। तो इसलिए क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एविडेंस के बेसिस पे नॉलेज बनाना, ये यहाँ इसका मोटिव था। तो इसी पीरियड में जो था ना, वो मॉडर्न साइंस की फाउंडेशन स्टार्ट हो गई थी। आज के टाइम पे जो हम देखते हैं ना मॉडर्न साइंस की, लोगों का इलाज हो रहा है, अलग अलग ऑपरेशन आ गए हैं, नई नई चीज़ें बनाई जा रही हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हुई? कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये उसी टाइम से ही स्टार्ट हुई है, ओके, रिफॉर्मेशन के बाद से। सो इसकी इम्पोर्टेंस अभी हमने जानी, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या थी? डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस, रिलेशन थिंकिंग, डिक्लाइन ऑफ ब्लाइंड बिलीफ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज के टाइम भी इम्पॉर्टेंट है ना। इस चैप्टर से हटने के बाद भी देखें तो डिक्लाइन ऑफ ब्लाइंड बिलीफ इज इम्पॉर्टेंट इन नाउ डेज एज वेल। ओके, नाउ टर्न ऑफ ब्लॉक 5, कमर्शियल रेवोल्यूशन। कमर्शियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? सबसे पहले कमर्शियल रेवोल्यूशन मीन्स एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड बिजनेसेस, जिसका के पीरियड क्या था? 15 to 18 सेंचुरी। एंड फॉर फॉर्मूला लाइक, ये एक तरीका है ना, ट्रेड से आपको वेल्थ मिलेगा, वेल्थ से आपको ग्रोथ मिलेगी, ओके। तो जो कि कमर्शियल रेवोल्यूशन था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक चेंजेस, लाइक कि इससे आप समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में, ठीक है। कमर्शियल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कमर्शियल का मतलब होता है ट्रेड और बिजनेसेस, ओके। अभी मैं यहाँ पे बताया हमने आपको ऑलरेडी। तो पहले यूरोप की जो इकोनॉमी थी ना, वो मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी, ठीक है। पहले की जो इकोनॉमिक थी वो मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके जो था ना, इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज होने लगा, न्यू ट्रेड रूट्स डिस्कवर हुए, बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ, सिटीज ग्रो हुई, ठीक है, मर्चेंट क्लास पावरफुल होने लग गई। और अब जो थे ना, वो कंट्रीज सिर्फ प्रोडक्शन नहीं कर रही थी, वो प्रॉफिट और वेल्थ क्रिएट करने लग गई थी, ठीक है। तो अब क्या कर रही थी? वो प्रॉफिट और वेल्थ दोनों क्रिएट करने लग गई थी। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था मर्चेंटिज्म, ठीक है। मर्चेंटिज्म में क्या होता था? इसका आइडिया था कि कंट्री को एक्सपोर्ट इंक्रीज करना है, ठीक है। कंट्री को क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट इंक्रीज करना चाहिए और वेल्थ कलेक्ट करनी चाहिए। सिंपल सी बात है। एक्सपोर्ट इंक्रीज करने का मतलब ये है कि आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। किसी भी कंट्री के बारे में अगर हम विकास की बात करें, किसी कंट्री के ग्रो होने की बात करें, तो कब पता चलता है? जबकि वो अपनी चीज़ें खुद प्रोड्यूस करने लग जाती हैं। लेकिन जब तक हम चीज़ें इंपोर्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोन इंपोर्ट कर रहे हैं, चार्जर इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, खाने की चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका खुद का क्या कंट्रीब्यूशन है? आपका खुद का क्या स्टैंड है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इसीलिए जो कि मर्चेंटिज्म का मतलब क्या है कि आपको जो है ना, एक प्रोड्यूसर बनना है। आपको क्या बनना है? आ, आपको रेवोल्यूशन लानी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो कॉमर्शियल रेवोल्यूशन ने फ्यूचर कैपिटलिज्म को जो कि बेस था उसका, उसका एक बेस अच्छा बनाया, है ना। जो कमर्शियल रेवोल्यूशन था, उसने फ्यूचर टाइम में आने वाले कैपिटलिज्म के बेस को अच्छा मजबूत बनाया। सिंपल वे में समझोगे तो क्या है? पहले सरवाइव करने के लिए ना काम होता था,
ठीक है, पहले सरवाइव करने के लिए काम होता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब प्रॉफिट के लिए बिजनेस होने लग गए, है ना। नॉर्मल सी बात है, पहले ना ऐसा नहीं होता था कि आपको हर जगह नौकरी मिल जाएगी, तो लोग अपना काम करते थे, है ना। इवन अगर आज के टाइम भी कहीं ना कहीं जाओगे आप गाँव वगैरह में, तो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइक अपना काम चल जाए इसलिए वो खेती करते हैं, ठीक है, इसीलिए उतना ही वो अनाज उगाते हैं कि हमें किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, हमारा काम चल जाए। बट बहुत सारे लोग हैं जो उसी खेती से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खासा अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो ये भी एक अलग चीज़ है ना, यानी कि प्रॉफिट कमा रहे हैं, सिंपल सी बात है। हाँ, तो सबसे पहले इसका इम्पैक्ट देखते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इकोनॉमिक, जो थे इकोनॉमिक्स के अंदर एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड बढ़ा, ठीक है, सोशल के अंदर राइज ऑफ मर्चेंट क्लास बढ़े, पॉलिटिक्स के अंदर स्टेट इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, इकोनॉमिक्स रिजल्ट में क्या हुआ, बिगिनिंग ऑफ कैपिटलिज्म, है ना, उसकी एक बिगिनिंग स्टार्ट हो गई। इंपॉर्टेंट टर्म क्या थे इसके, मर्चेंटिज्म, कैपिटल, ट्रेड बैलेंस, मर्चेंट क्लास, मार्केट इकोनॉमी, है ना। तो नेक्स्ट क्या है, तो अब आता है ब्लॉक नंबर 6, राइज ऑफ मॉडर्न स्टेट। तो मतलब क्या है, सबसे पहले मॉडर्न स्टेट में सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी, एलिमेंट्स में टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवेरेंटी, ठीक है, जिसका कि मतलब है संप्रभुता कह सकते हैं या राज्य, साम्राज्य, ठीक है, ये आता है सॉवेरेंटी का मतलब, ओके। तो सबसे पहले क्या चीज़ है कि राइज ऑफ मॉडर्न स्टेट जो है ना, लाइक राइज ऑफ मॉडर्न स्टेट, आज जो कंट्रीज और गवर्नमेंट्स हम देखते हैं उनकी बिगनिंग इसी पीरियड में हुई थी, ठीक है। आज के टाइम पे जो कंट्रीज हैं और जो गवर्नमेंट हम देखते हैं ना हमारे ऊपर रूल कर रही है, या फिर हम जिनको वोट दे करके चूज करते हैं हमारे ऊपर रूल करने के लिए, जो इसकी बिगनिंग कहीं ना कहीं इसी पीरियड से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। पहले लोकल जो लॉर्ड्स थे वो पावरफुल होते थे, लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ, किंग्स ने पावर जो थे वो सेंट्रलाइज करना स्टार्ट कर दिया, है ना। पहले क्या होता था, जैसे कि लॉर्ड्स होते थे, लॉर्ड के पास जमीन होते थे, जिनको जमींदार भी कहते थे, तो वो कहीं ना कहीं पावरफुल होते थे, ठीक है, वो अपने एरियाज को संभालते थे, वहां से टैक्स वसूलना या फिर उनके ऊपर रूल करना, ये काम करते थे। बट बाद में धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जो किंग था ना उसने उसको सेंट्रलाइज कर दिया, यानी कि अब सारी चीजें क्या है, किंग के अंडर आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आर्मी स्टेब्लिश हुई, टैक्स सिस्टम डेवलप हुआ, ठीक है, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इम्प्रूव हुआ, नेशनल आइडेंटिटी डेवलप हुई। तो अब जो था ना, अब जो डिसीजन थे वो लोकल लेवल की जगह नेशनल लेवल पर लिए जाने लग गए थे, ठीक है। ये जो था ये ट्रांजिशन मॉडर्न स्टेट की फाउंडेशन बन गई, ठीक है। यहीं से जो था ना वो ट्रांजिशन मॉडर्न स्टेट की फाउंडेशन स्टार्ट हो गई थी, बन गई थी, ठीक है। इसी प्रोसेस ने फ्यूचर डेमोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हम देखते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, परमानेंट आर्मी बन गई, टैक्स कलेक्शन मतलब उसके लिए लोग बन गए, ठीक है, नेशनल लॉज बने। फिर आता है रोल ऑफ किंग। किंग का रोल क्या होता था, सबसे पहले किंग का रोल होता था सेंट्रल अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल ऑर्डर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज किंग के अंडर आता था। इफेक्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट में आता है क्या, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुए, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स आई और नेशनल आइडेंटिटी बनी, ठीक है। फिर अगर देखें तो जिसमें लोकल पावर आई, एग्रीकल्चर ग्रो हुआ, लॉर्ड कंट्रोल जो था वो वीक हुआ, वीक एडमिनिस्ट्रेशन आई। और मॉडर्न स्टेट की बात करें तो सेंट्रल पावर, ट्रेड, इकोनॉमी, गवर्नमेंट कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बनी। अब एक बार सबसे पहले लास्ट में हम देखते हैं कंप्लीट फ्लो चार्ट, है ना। सबसे पहले क्या है, फेडरलिज्म है, उसके बाद रेनेसेंस है, उसके बाद रिफॉर्मेशन है, फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, फिर कमर्शियल रेवोल्यूशन है, फिर राइज ऑफ मॉडर्न स्टेट है,
तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। मतलब ये हमारी पूरी बुक खत्म होती है यहाँ पर, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स थे वो। और कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है कि आज हमने जो सिंपली हमने जो जाना है, आज हमने यूरोप के ट्रांसफॉर्मेशन को समझा, ठीक है। हमने देखा कि फेडरलिज्म वीक कैसे हुआ, ठीक है। रेनेसेंस ने थिंकिंग चेंज की, रिफॉर्मेशन ने रिलीजन को चैलेंज किया, जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने नॉलेज का अप्रोच बदल दिया, ठीक है। जो नॉलेज थे उसकी सोच बदल के रख दी। कमर्शियल रेवोल्यूशन ने इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया, और फाइनली मॉडर्न स्टेट जो था वो इमर्ज हुआ, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट कहते हैं। ओके, so thank you for everyone for watching till now. If you have any question, please write in the comment box. I'll surely give you an answer. And also, if you like this video, please do like, share and subscribe. And for better information, please connect with us on Telegram channel, where you can get free PDFs of any kind of important notes and chapters.